हूँ क्या खुद को जान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। करक चट्टानों को छेद कर निकाल दोगे दरिया से रास्ता। पहचान ले तू खुद को, गर हो खुद से वास्ता। भर लो नस नस में जोश का जाम, लहरा दो ध्वज आसमां अपने नाम। दूर क्या गर बाजुओं को तान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ब डू के विषय में। हेल्पिंग वर्ब या एक्सुअलरी वर्ब दोनों एक ही नाम है। एक्सुअलरी वर्ब को जो हम बांटते हैं तो वह 3 कैटेगरीज में आता है। एक प्राइमरी एक्सुअलरी, दूसरा सेमी मॉडल और तीसरा मॉडल। प्राइमरी एक्सुअलरी की अगर बात करते हैं तो इसकी संख्या 11 है। सेमी मॉडल की अगर बात करें तो इसकी संख्या कितनी है? 3। और मॉडल की अगर बात करते हैं तो इसकी संख्या 10 है। कुल मिलाकर के हेल्पिंग वर्ब की जो संख्या है वह 24 है। प्राइमरी एक्सुअलरी जो 11 है वह इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज और हैड है। सेमी मॉडल यूज्ड टू, डेयर, नीड है। और मॉडल की अगर बात करते हैं तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू। कुल मिलाकर यही है। प्राइमरी एक्सुअलरी में जो 11 संख्या है उसमें भी कुछ फॉर्म्स है, जैसे वर्ब बी, वर्ब डू और वर्ब हैव। वर्ब डू, वर्ब बी और वर्ब हैव। वर्ब हैव जब कहते हैं तो इसका अर्थ हैव, हैज और हैड से है। वर्ब बी जब बोलते हैं तो यह डू, इज, आर, एम, वाज, वर को दिखाता है। और वर्ब डू जब कहते हैं तो इसका अर्थ डू, डज और डिड से होता है। तो आज हम लोग उसी फॉर्म कैटेगरी के एक जो फॉर्म है प्राइमरी एक्सुअलरी का, वर्ब डू, उसके विषय में पढ़ेंगे। डू, डज और डिड में अंतर क्या है? तो डू, डज का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है, डिड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। यह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, वो जानेंगे इसी कंसेप्ट में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर इसका यूज क्यों करें? अगर इसकी यूज की आवश्यकता है तो क्यों? आइए इस कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके यूज को देखेंगे। जैसे कहा जाए कि वह जा रहा है। सेंटेंस में, इस सेंटेंस का फॉर्मेशन इंग्लिश में ही इज गोइंग। अगर इसी को हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या होगा? वह नहीं जा रहा है। नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे कि वह नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका फॉर्मेशन क्या होगा इंग्लिश में? ही इज नॉट गोइंग। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? ही है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस में नॉट लाए हैं किसके लिए? नहीं के लिए। और गोइंग जो सेंटेंस का है वह क्या है? मेन वर्ब है। इस नॉट के पीछे कुछ यूज किया गया वर्ड है, वह है इज। जरा इन सेंटेंस को देखें कि वह पढ़ता है। क्या इसका ट्रांसलेशन होगा? ही इज रीड्स। क्या ऐसा होगा? ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह सेंटेंस जो है वह सिंपल प्रेजेंट का है, और सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में इज, आर, एम का यूज तो होता नहीं है। चाहे हाई का अर्थ हो या हूं का अर्थ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ता हूं, वहां भी एम का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस किस फॉर्मेशन में है? सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में है। तो जब, और हिंदी में समझना है तो ऐसे समझें कि ता है, ते है, ती है, उसमें इज, आर, एम नहीं आता है। जैसे जाता है, खाता है, नहाता है, धोता है, पढ़ता है, बोलता है, हंसता है, ये सभी सेंटेंस जो है वह सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरी का है। तो इसमें इज, आर, एम का नहीं होगा। एक्शन दिखा रहा है सेंटेंस में, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है। इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि ही रीड्स। रीड्स क्यों हुआ? सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से। और V1 जो होता है वह प्लूरल होता है, और V1 में जब एस या ES का यूज किया जाता है तो वह सिंगुलर के कैटेगरी का बनता है, इसलिए ही के साथ रीड्स का प्रयोग हुआ।
अब अगर इस सेंटेंस को हमें निगेटिव में बदलना हो, नकारात्मक वाक्य लाना हो, तो नहीं शब्द का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो सेंटेंस होगा वह नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। अब इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या इसका फॉर्मेशन ऐसा होगा, ही नॉट रीड्स। ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नॉट के लिए चाहिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब। विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो आता नहीं है नॉट। हाँ, कुछ कुछ ऐसे केस हैं जहां पे हो सकता है, वो आगे चल करके हम लोग देखेंगे। वह कुछ का मतलब क्या है, 1-2%, नहीं तो 99% हमेशा नॉट अपने पीछे हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है, यानी अपने साथ चलता है। पीछे का मतलब क्या, कि अपने साथ। अब देखिए कि 24 दोस्त हैं किसका, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। नॉट के 24 दोस्त हैं। यह 24 क्या है, यह 24 हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है, 24, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें कहीं ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए। अगर सेंटेंस में मौजूद है तब तो जरूरत नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में क्या है, ही सब्जेक्ट है और इज जो है वह हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस को नीड नहीं था किस चीजों का, इज का। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में पहले से मौजूद है। और नॉट के लिए चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसको मिल गया। लेकिन यहां जो नॉट का यूज किया गया है, इसको हेल्पिंग वर्ब की नीड है और सेंटेंस में तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस नॉट के पीछे तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं डू डज डिड का। यानी अगर सेंटेंस को नीड हो और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम यूज करेंगे डू डज और डिड का। डू डज का प्रयोग कहां करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। और डिड का यूज कहां करेंगे, सिंपल पास्ट में। तो ता है यह दिखा रहा है कि यह सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, इसीलिए इसमें यूज हो जाएगा ही। और ही के साथ यूज करते हैं डज। कुछ देर के बाद जानेंगे कि कहां पे डू कहां पे डज। तो ही डज, अब नॉट। और जैसे ही डज का यूज हुआ तो सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वह भी वन के कैटेगरी में बदल जाएगा। तो इसका फॉर्मेशन ये हो जाएगा। कंसेप्ट शायद समझ में आ रहा होगा कि आखिर डू डज डिड की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये तो था कंसेप्ट कि आखिर क्यों, क्योंकि सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव में भी बदलना हो, ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव, अगर उसे प्रश्नात्मक में भी लाना हो, प्रश्न पूछना हो, तो भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। जैसे क्या वह पढ़ रहा था। इस सेंटेंस या सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव के फॉर्म में है, प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर इस सेंटेंस का फॉर्मेशन यहां से यहां तक होता तो क्या बनाते इसका, ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। लेकिन सेंटेंस में आ क्या गया, क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन पूछने के वजह से यह जो हेल्पिंग वर्ब है यह पहले चला आएगा। तो क्या होगा, वाज ही रीडिंग। तो हमने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब जब तक ना हो सेंटेंस का न तो नेगेटिव फॉर्मेशन होगा न इंटरोगेटिव फॉर्मेशन होगा। तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है या तो सेंटेंस को बनाने के लिए नेगेटिव, या सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने में मदद करना। अगर इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में देना होता, क्या वह पढ़ता है, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए था। नहीं है तो अपने तरफ से डज का यूज कर देंगे, डज ही रीड। तो डू और डज की जरूरत या डिड की जरूरत इन्हीं कंडीशनों के लिए आता है। अब कहां हम इसका यूज करते हैं उस चीजों को जानेंगे। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो उसके साथ डज का यूज होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम यूज करेंगे डू का। जैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई हो, वी हो, हालांकि आई आई के साथ भी डू का ही प्रयोग होता है, जबकि इसका अर्थ एक ही होता है। यह आगे चल करके हम लोग समझेंगे। दे, यू, आई का अर्थ माई, वी हम लोग, दे वे लोग, यू आप या आप लोग, तुम या तुम लोग। इसके अलावे जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसकी संख्या एक से अधिक हो जाती है। ऐसे सब्जेक्ट जैसे बॉय कहने से एक लड़का का बोध होगा, बॉयज अगर कहते हैं तो बहुत सारे का बोध होगा। तो वह
प्लूरल हो गया, जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, पीपल, ये सभी शब्द क्या हैं, प्लूरल फॉर्म में है। तो इनके साथ हमें यूज करना है किसका, डू का। बाकी जो बचा ही, सी, इट, किसी का नाम हो, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, सुनीता, रामलाल, झामलाल, इस तरह के वर्ड नेम, या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जिसकी संख्या कितनी हो, एक हो। सिंगुलर कहने का मतलब क्या, कि जिसकी संख्या कितनी हो, एक हो। ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम, जैसे बॉय है, बॉय बोले तो कितना, एक, और बॉयज बोले तो एक से अधिक लड़के, तो गर्ल और गर्ल्स में क्या अंतर है, गर्ल्स हो गया बहुत सारे, गर्ल एक। उसी तरह से स्टूडेंट और स्टूडेंट्स में क्या अंतर है, स्टूडेंट बोले तो बहुत सारे छात्र, और स्टूडेंट बोले तो एक स्टूडेंट। तो इन सभी सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है डज का। इन सभी के साथ हम यूज करेंगे डज का। अब जैसे एग्जांपल देखें कि ही नॉट राइट, इन सेंटेंस में डू का यूज होगा कि डज का। तो जानते हैं कि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज, नेम के साथ डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। तो यहां पे हम यूज किसका करेंगे, डज का। ही डज नॉट राइट, वह नहीं लिखता है। अगर सब्जेक्ट को हम बदल दें, ही के बदले यहां पे लिख दें यू, यहां पे लिख दें आई, यहां पे लिख दें वी, इन सब के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, डू का। यू डू नॉट राइट, तुम नहीं लिखते हो। आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूं। वी डू नॉट राइट, हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये कंडीशन हो जाता है। और डिड का प्रयोग कहां करेंगे, तो डिड में कोई कंडीशन नहीं है, जहां चाहे वहां लगा दें। डिड के साथ कोई कंडीशन नहीं। और इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि प्रेजेंट में दो फॉर्म है, कौन कौन सा, डू और डज, लेकिन पास्ट में एक ही फॉर्म है, डिड। अगर उसका एक ही फॉर्म है तो सिंगुलर प्लूरल से उसको क्या लेना देना है। इसमें डू जो है वह क्या है, प्लूरल है, और डज जो है वह क्या है, सिंगुलर है। तो जहां सिंगुलर और प्लूरल होंगे उसी तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग यूज कर किए जाएंगे। तो डिड में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, डिड के साथ सिंगुलर आता हो या डिड प्लूरल के साथ आता हो, वह कहीं भी किसी के भी साथ जा सकता है। तो कहने का मतलब इन सभी के साथ हम यूज कर सकते हैं किसका, इन सभी के साथ हम यूज कर सकते हैं डिड का, किस में, पास्ट में। और इन सभी के साथ हम यूज कर सकते हैं डिड का पास्ट में। तो डिड के साथ कोई कंडीशन नहीं है, डिड किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे वह नहीं लिखा, वह नहीं लिखा, यह जो सेंटेंस है यह पास्ट में चला गया। अब इसको ऐसे हम नहीं बना सकते, ही नॉट रोट, क्यों नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि नहीं के लिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या बनाना होगा, ही, और पास्ट होने के वजह से इस सेंटेंस में यूज करना होगा डिड। तो ही डिड नॉट, और रोट जो V2 है वह V2 किस में कन्वर्ट होगा, V1 में। क्यों, क्योंकि डू डज डिड के बाद हमेशा सेंटेंस में V1 ही आता है, ये भी बात याद रखें। तो रोट का जो V1 है वह क्या होता है, राइट होता है। तो यहाँ V1 राइट हो गया। तो ही डिड नॉट राइट। तो बेसिक चीज यही है, इसको याद रखें कि आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो सबके साथ डू का यूज हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें। बेसिक चीजों से ही हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि जो छोटे छोटे चीज हों उसको पढ़ने की पहले कोशिश करें। एक ही बार 30 मार्क बनने की कोशिश ना करें। क्यों, क्योंकि अगर बेसिक चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं तो कंसेप्ट कभी भी समझ में नहीं आएगा। और बिना कंसेप्ट समझे हुए सिर्फ रट्टा मार लेने से काम चलने वाला तो है नहीं। तो गलती जो हम कर रहे हैं उस गलती को सुधारना होगा, लेकिन यही नहीं सुधर रहा है।
वो कहावत नहीं है कि करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी, करें लाख कोशिश बदलती नहीं है, ना आदत तुम्हारी ना आदत हमारी। लेकिन बदलना होगा। और एक चीज और, ये जो आदत पकड़ा हुआ है चलाने का, रील्स, एकदम 180 के स्पीड में जो उंगली का स्पीड रहता है, जहाँ पे बुलेट ट्रेन भी फेल हो जाए, उसको कंट्रोल कीजिए। और पूरा देखिए, ये उंगली मत चलाया कीजिए, पूरा समझिए। अब जानते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम पहचानेंगे कैसे, कैसे यह हेल्पिंग वर्ब में यूज किया जाएगा, कैसे मेन वर्ब में यूज किया जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहचान करने की कौन सा फॉर्म है, उस चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब के फॉर्म में देखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में देखेंगे इसकी पहचान कैसा है। मेन वर्ब के रूप में वर्ब डू, डू बोले तो इसका अर्थ डू, डज और डिड याद रखना है आपको। जैसे मैं अपना काम करता हूं, यह सेंटेंस है। दूसरा है कि वह अपना काम करता है या कार्य करता है, यह सेंटेंस। इन सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब डू के रूप में आ रहा है, डज के रूप में आ रहा है, या मेन वर्ब, ये देख लेते हैं। वह मैं अपना काम करता हूं, मैं का क्या होगा, आई। करता हूं लिखना होगा, यहाँ पे हाई लिखा गया। मैं अपना काम करता हूं, आई। यहाँ पे एम का यूज नहीं होगा, पहले पढ़े हैं, तात हूं, ते हूं, ती हूं, ये सभी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरी का है, तो डायरेक्ट हम वर्ब को रखेंगे। तो डू का अर्थ होता है करना, और आई के साथ हमने पढ़ा है कि आई के साथ क्या यूज होता है, डू का। तो आई डू। अब अपना काम, तो डू। अपना के लिए हम आई के साथ जो अपना यूज करेंगे, वह आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा, और काम के लिए यहाँ पे वर्क का यूज कर देंगे। तो आई डू माई वर्क, क्या इन सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड या इंटरोगेटिव तो नहीं है, ना ही कोई दूसरा मेन वर्ब है। तो जो वर्ब है वही मेन बन जाएगा। अक्सर हम लोग ये इज आर एम के विषय में भी ये जान लें कि अगर सेंटेंस में दूसरा कोई मेन वर्ब ना हो, अब जैसे ही इज अ स्टूडेंट, इज जो है इस सेंटेंस में वह मेन वर्ब है, वह हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में नहीं आ रहा है, क्योंकि वर्ब बी, वर्ब डू और वर्ब हैव जो है वह हेल्पिंग और मेन दोनों में फॉर्म में आता है। तो ये याद रखना होगा कि अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तब तो हेल्पिंग वर्ब बनाएगा, या सेंटेंस में दूसरा कोई मेन वर्ब है तब हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर कुछ भी नहीं है इन तीन में से, वही सिर्फ है, तो वही है तो वही बन जाएगा मेन। तो सेंटेंस में आई क्या हो गया, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। माई क्या है, यह एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है जिसको डिटर्मिनेशन के रूप में लिया गया, यहाँ पे डिटर्मिनर है। वर्क सेंटेंस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क नॉन हो जाएगा। वर्क यहाँ पे नॉन इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आने वाला जो वर्ड होता है अधिकांशतः नॉन होता है। वर्क हालांकि वर्ब का भी काम करता है, जैसे वह काम करता है या मैं काम करता हूं। अगर मैं काम करता हूं तो ऐसे कंडीशन में आई डू वर्क नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि काम करना यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट वर्ब के फॉर्मेशन में आता है, तो डायरेक्ट होगा क्या, आई वर्क। अब यहां जो वर्क है वह किस कैटेगरी का वर्ड हो गया, तब वर्ब हो गया। डू कब आता है, जब वर्क नॉन के रूप में आता है तब डू उसमें रखना होता है। तो यहाँ पे अपना काम, अपना जो है वो उसके साथ काम जुड़ा हुआ है, तो अपना क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और उसके साथ अगर काम जुड़ गया, जैसे माई पेन, माई के साथ पेन आ गया तो पेन तो नॉन हो जाएगा ना। तो माई के साथ, योर के साथ, हिज के साथ, देर के साथ, अगर इनके साथ आने वाला वर्ड है तो वह क्या होगा, नॉन प्रोनाउन के फॉर्म में चला आएगा, नॉन हो जाएगा। तो ये बात याद रखें, यहाँ पे अपना के साथ अगर काम जुड़ गया तो काम हमारा क्या हो गया,
नाउन हो गया, यहाँ पे यह वर्ब नहीं रहा। अब वर्ब मेरा हो गया करना, तो करना जो हो गया इसके लिए डू रखा गया है। तो ये जो सेंटेंस में डू है, यही डू किसका काम करने लगेगा, यह मेन वर्ब बन जाएगा, यानी इसी को हम मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पे जानेंगे। तो कब मेन वर्ब के फॉर्म में आता है, जब सेंटेंस के अंदर कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं होता है, या सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव में नहीं होता है, ये बात याद रखें। दूसरा है कि वह अपना काम करता है। अब उसी तरह से इसको देखें, ही अपना का साथ काम आया, तो काम यहाँ पे क्यों, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ आया हुआ वर्ड क्या हो जाता है, नॉन के फॉर्म में चला आता है। तो यहाँ पे यह नॉन बना, तो यहाँ पे वर्क हमें नहीं रखना है, तब यहाँ पे जो वर्ब है करना वही आ जाएगा। और ही के साथ हमने पढ़ा है डज, डज इसलिए होगा क्योंकि प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो ही डज। और ही का जो अपना होगा वह अपना होगा हिज, और यहाँ पे काम का हो जाएगा वर्क, तो ही डज हिज वर्क। अब इन सेंटेंस में बात वही हुई कि यहाँ पे ही जो है वह सेंटेंस का क्या है, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, हिज जो है वह पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी पॉजेसिव डिटरमिनर जिसको हम कहते हैं, वर्क इसके साथ आया हुआ है इसलिए यह नॉन के फॉर्म में चला जाएगा, यहाँ पे वर्ब नहीं रहेगा। और डज ही हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं है, ना ही सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव में है। तो मेन वर्ब को पहचानेंगे कैसे, तो इसी कंडीशन में, ये याद रखें। इसके जो डू और डज डिड के फॉर्म है V1, V2, V3, V1 प्लस ING और V1 प्लस SES, जिसको आप क्या कहते हो, V4 कहते हो, और इसको V5। हालांकि V5 और V4 नाम का कोई शब्द नहीं है, V1 का ही वह फॉर्म है, V1 प्लूरल होता है, और V1 में जब SES लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। फिर भी डू V1 हो गया, डिड V2 हो गया, डन V3 हो गया, डूइंग V4 जिसको कहते हैं, और डज इसी का सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और डन जो है वह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये बात हमें याद रखनी है। तो कहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगा, शायद समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको आप रिपीट करके दोबारा सुने तो समझ में आ जाएगा कि अगर सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव या दूसरा कोई मेन वर्ब लेकर के नहीं आता है तो वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होने वाला जो डू डज डिड है वही मेन वर्ब हो जाता है। चलिए इससे आगे बढ़े हम लोग। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में देख लेते हैं कि वह हेल्पिंग रूप में कैसे काम करता है, और उसके बाद यूज पढ़ेंगे कहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। जैसे बात की जाए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जब वर्ब डू कहा जाए तो इतना याद रखना है आपको, डू डज डिड होता है। अब हेल्पिंग रूप में कैसे पहचाने इसको, ये देखें। जब सेंटेंस इस बेस्ड पे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हो, जैसे सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आया हो, उसके बाद या तो डू आया हो, डज आया हो, या डिड आया हो, और उसके बाद क्या रखा गया हो, नॉट, और उसके बाद V1 का फर्स्ट फॉर्म आगे कुछ भी हो, तो यहाँ जो नॉट आया हुआ है, नॉट को चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। और ऐसा कंडीशन में ये जो डू डज डिड होगा वह मेन वर्ब का होगा या हेल्पिंग वर्ब का होगा। तो हमें पता है कि नॉट के लिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब, अगर नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो यहाँ पे डू डज डिड मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, यह काम किसका करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। तो एक पोजीशन ये हो गया हेल्पिंग वर्ब का पहचानने का। दूसरा क्या है, दूसरे कंडीशन को भी आप याद रखें कि अगर सेंटेंस में डू डज डिड, सेंटेंस में डू डज डिड पहले आता हो, किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले, यानी सब्जेक्ट के पहले डू डज डिड आता हो, और उसके बाद
या तो नॉट हो या भी डायरेक्ट भी वन हो या कुछ भी हो और सेंटेंस में ये लगा हो, इसको कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, जो अक्सर हम लोग करते हैं। क्या पढ़ते हो, क्या खाते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क यही दिखाता है क्वेश्चन का। तो ऐसे कंडीशन में जो डू डज डिड होंगे वह हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी के होंगे। कौन सा कंडीशन है? डू डज डिड सब्जेक्ट से पहले हो, नॉट से पहले हो, ये दोनों बातें याद रखनी है। और एक कंडीशन और आप याद रखें कि अगर सेंटेंस इम्फैटिक का हो और सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद भी वन हो, तो ये भी डू डज डिड जो है वह हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी के ही होंगे। और यह सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वह इम्फैटिक का हो जाएगा, जोरदार बनाने के लिए, यानी एक्शन पे जोर डालने के लिए। जैसे वह पढ़ता ही तो है, ही डज रीड। चलिए स्ट्रक्चर के आधारित बेस्ट एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। अभी हम पढ़ा रहे थे पहचान कैसे करना है कि यहाँ पे डू डज मेन वर्ब है और यहाँ पे डू डज हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कंडीशन है हेल्पिंग वर्ब में, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वह मेन वर्ब का कंडीशन है कि हम इस तरह से आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वह नेगेटिव का है, ये जो सेंटेंस है वह इंटरोगेटिव का है, और ये जो सेंटेंस है वह इम्फैटिक का है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग ही होगा, इम्फैटिक में भी हेल्पिंग होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इसके यूज पे आते हैं कि डू डज डिड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। चलिए डू डज डिड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, डू और डज, ये दोनों जो एक्शन है, दोनों जो वर्ब है, इसका यूज सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होगा। इसका यूज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। तो इसका अर्थ ता है, ते है, ती है। किसके साथ? वर्ब के साथ, ये याद रखें। तो वर्ब के साथ ये, तो इसका यूज सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव या इंटरोगेटिव में होता है, ये बात हमें याद रखनी है। क्या होगा? डू डज, इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव, अगर नॉट लगाना है तो इंटरोगेटिव। तो जैसे एग्जांपल देखें, वह नहीं हंसता है, इस सेंटेंस में अब हंसता है, ता है, ते है, सेंटेंस कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट। सेंटेंस में लगा क्या है? नहीं, यानी यह सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। नहीं क्या दिखाएगा? नेगेटिव दिखाएगा। तो वह नहीं हंसता है, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। और ही के साथ हमें यूज करना है डू या डज। हमने पीछे पढ़ा है ही के साथ यूज किसका करते हैं? डज का। तो हो जाएगा ही डज नॉट, और यहाँ पे लाफ्स का यूज नहीं करेंगे, लाफ का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डज सब्जेक्ट के आधार पर यूज हो ही गया है, तो दोबारा सब्जेक्ट के आधार पर यूज हम नहीं करते हैं किसी भी वर्ब का। अगर पहली बार में ही सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यूज है वर्ब, तो दूसरी बार तो फ्री होगा, वह किस हमेशा V1 के फॉर्म ही होता है। तो पहला सब्जेक्ट के आधार पर होता है, तो आगे का जो वर्ब होगा डू डज डिड वाले में वह V1 हो जाएगा। तो यह इसलिए हमने यहाँ पे V1 रखा। दूसरा सेंटेंस देखें, वे लोग नहीं लिखते हैं। हल्का हल्का एग्जाम्पल पहले समझें, उसके बाद तो आगे देखेंगे हम इस सबको। वे लोग नहीं लिखते हैं, अब वे लोग का क्या होगा? दे।
अब दे के साथ हमने पढ़ा है, डू होगा कि डज? डू, तो डे के साथ हो जाएगा डू, उसके बाद हम रखेंगे नॉट, और उसके बाद होगा क्या? V1 राइट का राइट। तो दे डू नॉट राइट। तो क्या देख रहे हैं, डू डज डिड कहाँ लगाना है, ये तो हम पहले पढ़े हुए हैं। अगर नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट से पहले होगा। अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी प्रश्न में दिखाना है, प्रश्न में, तो क्या होगा? प्रश्न देख लें, क्या तुम पढ़ते हो? अब प्रश्न भी दो तरह से हो सकता है कि क्या तुम पढ़ते हो, इसका उत्तर हाँ या ना में होगा। वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हैं उसे, कि प्रश्न भी दो तरह के हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, अगर हाँ या ना में दिया जा सकता है तो वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर कारण बता करके दिया जाता है, तो वह किससे शुरू होता है? WH क्वेश्चन वर्ड से। अब देखिए इस सेंटेंस में, क्या तुम पढ़ते हो, तो ये तुम पढ़ते हो तो क्या बनाते हैं? यू रीड। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होगा? डू। क्यों? क्योंकि यू के साथ डू यू रीड, तो ये बन जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम यूज करते हैं ये। लेकिन अगर सेंटेंस को यहीं पे बदल दिया जाए, इस क्या को सेंटेंस के अंदर रख दिया जाए, जैसे कहा जाए कि तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, अब इसका उत्तर हाँ या ना में देने से काम नहीं चलने वाला है। अगर हाँ या ना में होता तब तो हम डायरेक्ट डू डज से शुरू कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि तुम क्या पढ़ते हो, बताना पड़ेगा। हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, यानी जो पढ़ते हैं सो बताना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस में अब WH क्वेश्चन वर्ड बन गया, यहाँ पे ये WH क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे क्या WH क्वेश्चन नहीं बन रहा था? क्यों? क्योंकि इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। क्या तुम पढ़ते हो? हाँ। क्या तुम पढ़ते हो? नहीं। काम चल गया। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, लेकिन जब कारण बताना पड़े तो WH से शुरू करना होगा। अब यहाँ पे क्या का अर्थ व्हाट रखना पड़ेगा, तो व्हाट डू यू रीड, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो हमने क्या देखा, जनरली अगर सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द जुड़ा रहता है तो हम व्हाट का यूज नहीं करते। क्या शब्द अगर सेंटेंस के पहले आया तो व्हाट का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, इसमें व्हाट नहीं रखना है। क्या तुम जा रहे हो, व्हाट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर हाँ या ना में मिल रहा है। लेकिन जब क्या बीच में आ जाता है सेंटेंस में, तब जाकर के हमें व्हाट का यूज करना होता है। जैसे दोनों सेंटेंस में आप अंतर देख रहे हैं, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू रीड। तो ये हो गया कॉजेज क्वेश्चन, ये हो गया यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू, और कॉजेज क्वेश्चन WH, जो मीनिंग रहेगा सेंटेंस के अंदर, कहाँ, क्या, कैसे, ये सभी से। चलिए आप इसे नोट करें। अब हम यूज पढ़ाएंगे डिड का। डिड का यूज पास्ट में होता है, तो इसे हम हटाएं और उसके बाद आपको पढ़ाएं डिड। डिड क्या होता है? तो डिड का यूज जब कभी भी हमको करना हो तो ये बात याद रखनी है कि डिड का यूज कहां होगा। डिड, इसका यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है। सिंपल पास्ट बोले तो क्या, इसकी एक पहचान है, या, ई, ए, आ, इस तरह के क्रिया के अंत में लगा रहता है। जैसे वह गया, ही वेंट, वह आया, ही केम, वह लिखा, ही रोट। तो इस तरह के फॉर्म जो है वह सिंपल पास्ट के फॉर्म में आता है। जैसे सेंटेंस में लिखा रहेगा कि वह एक पत्र लिखा। यह सेंटेंस हालांकि ना तो निगेटिव है
ना इंट्रोगेटिव है, आपको समझाने के लिए मैं यह बता रहा हूँ, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्या होगा वो आगे देखेंगे। वह एक पत्र लिखा, क्या होगा यह? ही रोट अ लेटर, ये होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते चले तो अच्छा रहेगा, इसलिए समझाने के लिए मैंने लिखा कि अगर रोट का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा और इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा। आइए देखते हैं कि V1, V2, V3 ये हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे गो, वेंट, गोन। उसी तरह से राइट, रोट, रिटर्न ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। टीच, टॉट, टॉट। तो गो, वेंट, गोन, राइट, रोट, रिटर्न, टीच, टॉट, टॉट ये सभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इसी सेंटेंस का हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव में क्या होगा? वह पत्र नहीं लिखा, वह पत्र नहीं लिखा। एक लिखे या न लिखे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पत्र की संख्या एक है। वह पत्र नहीं लिखा, या एक जोड़ ही दें, वह एक पत्र नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में ही, अब देखिए लिखा सेंटेंस के अंदर क्या है, यहाँ पे V2 है, मेन वर्ब है, कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वही बात हम दोहराएंगे जो पहले पढ़े थे कि डू डज डिड का यूज करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, निगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस सेंटेंस में जो V2 है रोट, इसके लिए हमें क्या यूज करें? तो V2 क्या हो गया? पास्ट में हो गया ना। लिखा, खा, आ पास्ट में चला गया। आ आ का मतलब आ नहीं, लिखा वाला आ, तो पास्ट में चला गया। तो पास्ट में जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डिड का। ही डिड। अब डिड के साथ हम यहाँ यूज करेंगे किसका? नॉट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बनाना है, नॉट। और यहाँ जो रोट लिखा था, WROTE, यह रोट अब रोट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डू डज डिड का जब कभी भी हम यूज करते हैं तो हमेशा क्या यूज याद रखना है कि अगर सेंटेंस में डू, डज और डिड का यूज किया जाता है तो इसके बाद हमेशा क्या होता है? मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा वह V1 के फॉर्म में ही आते हैं। तो ये बात आप याद रखें। तो राइट का, रोट का जो V1 होगा वह क्या होता है? रोट का V1 होता है क्या? देख रहे हैं, रोट क्या है? V2 है, और इसका V1 क्या है? राइट है। तो इसका V1 हो जाएगा राइट। समझ में क्या आया? कि अगर इंग्लिश एग्जाम्पल है और उसको कन्वर्ट करना है हमें किस में? नेगेटिव में। तो ही रोट अ लेटर का नेगेटिव होगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ये बनेगा। तो ये इंग्लिश वाले को, इंग्लिश में अगर रोट आ गया V2 तो V2 के लिए हमने क्या यूज किया है? डिड नॉट प्लस V1। ये बात हम समझाना चाह रहे थे कि अगर रोट क्या है? V2 है, और सेंटेंस के अंदर V2 है और उसका नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या होगा? डिड नॉट प्लस V1। और डिड नॉट प्लस राइट को अगर हमें चेंज करना है, नेगेटिव से अफर्मेटिव में लाना है, तो वह किस में बदल जाएगा? V2 में बदल जाएगा। तो ये भी बात याद रखिए, ऐसे को ऐसे बदला जाएगा तो ऐसे को ऐसे बदला जाएगा, जैसे को तैसा। तो जिस तरह से हम बदलना, अगर हम चढ़ते हैं इस तरह से तो उतरेंगे उसी तरह से। ऐसा तो नहीं है कि किसी और फॉर्म में आकर के बना देंगे। चलिए पहले आप इसको नोट करें। तो डू डज डिड का प्रयोग इन कंडीशन में होता है, और इसके अलावे भी और फॉर्म है जिसमें हम डू डज डिड का यूज करते हैं। लिखते चलिए, बढ़िया से पढ़िए, वो प्याज की तरह नहीं होता, छिलका छीलते चलो। तो अब आम भाषा में कहते हैं खोइया छोड़ा देंगे, खोइया कहते हैं कि खोलचा कहते हैं, कुछ कहते हैं ऐसे ही, वही बात है। छिलका, हाँ हाँ छिलका। चलिए आगे बढ़े। अब इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अगर चेंज करना है तो जरा इन सेंटेंस को बदल करके देखें। ही
रीड्स न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है। इसको कह रहा है कि नेगेटिव में आप बनाए और फिर कह रहा है कि इसको इंटरोगेटिव में बनाए। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट कम यस्टरडे। यह जो सेंटेंस है इसको कह रहा है अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए, यानी पॉजिटिव इसको बनाना है, नॉट हटाना है। अगर सेंटेंस में नॉट हटाना है तो क्या करना होगा, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें क्या कर रहा है, नेगेटिव बनाना है, तो ही नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करना होगा, ही। अब यह रीड्स क्या है, V1 में क्या लिया हुआ है, एस। तो जब सेंटेंस में V1 में एस लिया हो, यानी V1 और इसका नेगेटिव में ट्रांसफर करना हो, तो क्या होगा, डू प्लस नॉट प्लस V1। अगर सेंटेंस के अंदर V1 प्लस एस हो और इसको नेगेटिव में ट्रांसफर करना हो, तो क्या होगा, डज प्लस नॉट, अब प्लस इसके साथ क्या होगा, V1। अगर सेंटेंस के अंदर V2 हो और इसको नेगेटिव में बदलना हो, तो क्या होगा, डिड प्लस नॉट प्लस V1, ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसी को उल्टा दें आप, कि अगर सेंटेंस में डज नॉट प्लस V1 हो और उसको अफर्मेटिव में बदलना हो, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट प्लस V1 हटेगा, सॉरी डू नॉट प्लस V1 हो और उसे अफर्मेटिव में बदलना हो, तो क्या होगा, ये हटेगा, V1 में बदल जाएगा। अगर सेंटेंस में V1 प्लस एस दिया हो और उसे नेगेटिव में बदलना हो, तो इसमें बदलेगा। अगर डज नॉट प्लस V1 दिया हो, उसे अफर्मेटिव में बदलना हो, तो V1 प्लस एस में चेंज हो जाएगा। अगर सेंटेंस में V2 हो और उसको नेगेटिव बनाना हो, तो डिड नॉट प्लस V1 में बदलेगा। अगर डिड नॉट प्लस V1 को अफर्मेटिव में चेंज करना हो, नॉट हटेगा तो डिड भी अपने साथ लेकर के चल जाएगा, क्योंकि डिड कहाँ से लाए थे हमने, डिड तो अपने तरफ से लाए थे ना, तो नॉट के लिए लाए थे, नॉट के लिए अगर डिड लाए थे तो नॉट हटेगा तो डिड को भी लेके चला जाएगा अपने साथ। तो डिड नॉट प्लस V1 को अगर अफर्मेटिव में बदलना हो, तो वह किस में बदल जाएगा, V2 में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे डिड्स है और इसे हमें नेगेटिव बनाना है, तो क्या बताए कि एस वाले को डज नॉट प्लस V1 में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, ये बन जाएगा। अगर इसी का इंटरोगेटिव बनाना है, अब हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गया डज, तो सेंटेंस के स्टार्ट में रख देंगे डज ही। यह निगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, सिर्फ इंटरोगेटिव है, तो नॉट को भी हटा दें, तो डज ही रीड न्यूज़पेपर, ये होगा। और इस सेंटेंस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन चला आएगा। इसको कह रहा है अफर्मेटिव में बताने के लिए पॉजिटिव, यानी नॉट को हटाना है इसमें से। अगर नॉट को हम हटा देते हैं, तो नॉट जैसे ही हटा तो सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट में नॉट होने के वजह से डिड रखा गया था। नॉट हटेगा, डिड को भी अपने साथ लेकर के भाग जाएगा, और डिड को अपने साथ लेकर के भागा, तो जो मेन वर्ब है वह डिड हटने के बाद V2 में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि डिड पास्ट के लिए आया हुआ था। अगर वह डिड पास्ट के लिए आया हुआ था, तो मेन वर्ब पास्ट में बदल जाएगा, तो क्या होगा, डिड नॉट कम को बदल देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे ही केम यस्टरडे, तो यह इसका पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आया, केम क्यों हुआ V2, क्योंकि आप इसी को बदल करके तो देखें, V2 को ही नेगेटिव बना करके देखें तो क्या बनेगा। इसको फिर आप जैसे LCM HCM क्या कहते हैं, LCM और क्या निकालते हैं, RCM, हाँ LCM और RCM निकालते हैं ना, ठीक उसी तरह से आप इसको निकालें। आपने इसको बदला, फिर आप चेक करके देखें, ही केम क्या है, V2 है, इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा, डिड निगेटिव अगर बना रहे तो नॉट कम, क्या वही आया, वही तो आया जो ऊपर है। तो इसका अर्थ हुआ कि डिड नॉट प्लस V1 को हम चेंज करेंगे किस में, V2 में, तो V2 को अगर हम चेंज करते हैं, हटाते हैं, तो किस में बदलता है,
डिड नॉट प्लस V1 में, और डिड नॉट प्लस V1 को अगर हम हटा रहे हैं तो उसके जगह V2 का प्रयोग करना होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखना होगा। आइए कुछ और अलग स्टेप को देखते हैं। डू डज डिड के साथ नथिंग बट का भी प्रयोग होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि नथिंग बट डू डज डिड के साथ आता है। यानी सेंटेंस जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डू डज डिड, और उसके बाद हम रखते हैं नथिंग बट प्लस V1 और आगे जो एक्स्ट्रा वर्ड हो तब। यह कौन सा कंडीशन है जिसमें हम यूज करते हैं? यह तब प्रयोग करते हैं जब प्रेजेंट के फॉर्म को एक ही कामों को दिखाया जाए और उसके अलावा कोई दूसरा काम होने का कोई बोध ही ना हो। जैसे वह खेलता ही रहता है, वह सोता ही रहता है, यानी सोने के अलावा कुछ नहीं करता है, सोता ही रहता है। कुंभकर्ण है, इतना सोता है जितना कि कहा ना जाए। इसका मतलब काम उसका कितना है? एक ही है। वह सोता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, खेलता ही खेलता है, खेलने के अलावे वह दूसरा काम नहीं करता है। ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं नथिंग बट का। और सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो डू डज, सिंपल पास्ट में हो तो डिड। जैसे वह खेलता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है। तो ही के साथ हमने सीखा है डज का यूज सिंपल प्रेजेंट में है। ही डज नथिंग बट प्ले। मोहन पढ़ता ही रहता है, मोहन पढ़ता ही रहता है। बनाए इसको, क्या बनेगा? मोहन का मोहन ही लिखेंगे। मोहन, मोहन के साथ नाम है तो डज नथिंग बट रीड। क्या तुम खेलते ही रहते हो? अब क्वेश्चन हो गया तो हम उस डू डज को बाहर कर लें। नेगेटिव में तो इस तरह से देखते हैं कि वह, क्या वह पढ़ता ही रहता है, तो डू डज को हम बाहर कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें मिल गया हमको। वह लिखता ही रहता था, वह लिखता ही रहता था। क्या बनाएंगे इसको? अरे आप लोग भी तो कुछ बोलिए, खाली हम ही बोलते रहे। ही डिड नथिंग बट राइट, ये हो जाएगा। ही डिड नथिंग बट राइट, वह लिखता ही रहता था। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें हम इन स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो डू डज डिड का प्रयोग हमने देखा, एक वहां, उसके बाद यहाँ, और एक इम्फेटिक फॉर्म है जहां भी होता है, और एक इन्वर्जन के फॉर्म में भी देखेंगे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। इन्वर्जन के फॉर्म में देखिए या इम्फेटिक के फॉर्म में देखिए। इम्फेटिक, इम्फेटिक में वर्ब डू का क्या रोल है ये देखें। वर्ब डू बोलते हैं तो डू डज डिड, ये आपको याद रखना है, ये बार बार हमको ना कहना पड़े कि डू का मतलब ये होता है। समझ जाए आप खुद, उतना समझदार हैं आप। वह पढ़ता ही तो है। हालांकि इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, वो अवेलेबल है, इम्फेटिक सेंटेंस, वहां से आप देख सकते हैं इस चीज़ों को पूरे कंसेप्ट के साथ। यहाँ पे तो हमको सिर्फ फोकस करना है डू डज डिड पे। वह पढ़ता ही तो है, ही डज रीड। इम्फेटिक बनाने के लिए करना क्या पड़ता है? तो जब सेंटेंस के ऊपर वर्ब पे जोर डाला जाता है, इसमें एक्शन वाला वर्ड क्या है? पढ़ना। और ही तो क्या कर रहा है? सेंटेंस में इम्फेटिक कर रहा है, जोर डाल रहा है। तो जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब पे इम्फेसिस किया जाता हो,
इम्फेटिक किया जाता हो, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, डू, डज और डिड का। डू डज का प्रेजेंट में और डिड का पास्ट में। तो ही डज रीड, यानी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आता है डू या डज, ये पीछे पढ़े हुए हैं आप लोग, या डिड, और उसके बाद हम यूज करेंगे V1 का बाकी एक्स्ट्रा सेंटेंस में। यानी एक्शन इम्फेटिक को दिखाने के लिए ऐसा होगा। हालांकि इम्फेटिक दो तरह के हैं, मैंने पहले भी कहा, वो वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। एक होता है नॉन एक्शन इम्फेटिक, नॉन इम्फेटिक नहीं, ये नॉन इम्फेटिक, और ये जो है वह वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, यह नॉन इम्फेटिक है, इसको हम बोलेंगे नॉन इम्फेटिक। और नॉन एक्शन इम्फेटिक अलग हो गया, जिसमें एक्शन नहीं होता, इसमें एक्शन है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन इम्फेटिक, यानी एक्शन तो है लेकिन इम्फेटिक नहीं है, वर्ब पे कोई जोर नहीं डाला गया है, लेकिन इसमें डाला गया, इसलिए इसको एक्शन इम्फेटिक बोलते हैं, यानी इम्फेटिक बोलते हैं। एक आता है नॉन एक्शन, जैसे मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, इसमें कोई काम का बोध नहीं हो रहा है, हूं तो हूं, वही तो है तो है, लेकिन इसमें काम नहीं है कहीं, वह पढ़ता ही तो है, इसमें काम है, इसलिए एक्शन इम्फेटिक। और मैं ही तो हूं, वही तो है, कलम ही तो है, पानी ही तो है, तो ये सेंटेंस नॉन एक्शन हो गया। इट इज आई, मैं ही तो हूं, तो वहां इट से बनाया जाता है, पानी ही तो है, इट इज वाटर, पानी है, देयर इज वाटर, याद रखना इसको। और पानी ही तो है, इट इज वाटर, देयर और इट में दोनों में बहुत अंतर है। कभी कभी इनका यूज हम डमी सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं, कभी कभी इम्फेसिस करने के लिए भी लेते हैं। पानी है, देयर इज वाटर, अब पानी ही तो है, इट इज वाटर, तो ये बात याद रखना है। वही तो है, इट इज ही, मैं ही तो हूं, इट इज आई, तो वह नॉन एक्शन के कैटेगरी का हो गया, वो आप जान सकते हैं उसको। तो हालांकि यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, डू डज डिड का। तो एक बनाने के लिए क्या होगा, अगर V1 सेंटेंस के अंदर है, कोई सेंटेंस है और V1 के फॉर्म में है और उसको हमें एक्शन में बदलना है, याद रखें कि अगर V1 के फॉर्म में है और उसको हमें इम्फेटिक दिखाना है तो डू के साथ हम V1 रख दें। अगर कोई सेंटेंस V2 के फॉर्म में है और उसे इम्फेटिक में हमें चेंज करना है तो इसमें हम डिड प्लस V1 रख दें। अगर कोई सेंटेंस V1 प्लस SES के फॉर्म में है और उसे हमें इम्फेटिक में चेंज करना है तो इसको हम डज प्लस V1 में बदल दें, तो यह इम्फेटिक के फॉर्म में चला आता है। जैसे ही प्लेड, ही प्लेड, वह खेला, वह खेला ही तो था, अब इसका इम्फेटिक, यह क्या है, नॉन इम्फेटिक है, नॉन इम्फेटिक है। अगर इसको आप इम्फेटिक में चेंज करना चाहते हैं तब आपको जरूरत पड़ेगा डू डज डिड का, क्योंकि इम्फेटिक में हमें जरूरत पड़ता है वर्ब डू का, वर्ब पर जोर डालने के लिए डू डज डिड की आवश्यकता होती है। और पढ़ भी हम क्या रहे हैं, यूज ऑफ वर्ब डू ही तो पढ़ रहे हैं। तो ही, अब देख लिया कि सेंटेंस हमारा क्या है, यहाँ जो प्लेड है वह प्लेड क्या है, V2 है, प्लेड V3 भी होता है लेकिन हैज हैव हैड के साथ आए तब, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ है V2, और V2 को चेंज करने के लिए हमें जरूरत किस चीजों का है, डिड प्लस V1 का, तो क्या बन जाएगा, डिड, और यह बन जाएगा प्ले। जब हम ऐसा कर दिए ही डिड प्ले, तो यह सेंटेंस बन गया हमारा इम्फेटिक। अब वर्ब पे हमारा जोर डालना शुरू हो गया। पहला इसका जो अर्थ है वह खेला, खेला, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड हॉकी, ही प्लेड गेम, कुछ भी खेला। और ही डिड प्ले, इसका अर्थ क्या हुआ, वह खेला ही तो था, ही तो था, तो ये हो गया जोर डालना उस पर। तो इम्फेटिक बनाने के लिए भी हमें जरूरत पड़ता है किसका, तो वर्ब डू का। अब हैज हैव हैड में भी कभी कभी यह केस आ जाता है कि इम्फेटिक बनाते हैं, जैसे ही हैज अ पेन, अब इसको इम्फेटिक बनाना है, हालांकि यह सेंटेंस क्या है, नॉन एक्शन के फॉर्म में है, और इसका इम्फेटिक बनेगा, क्या बनेगा इसका इम्फेटिक, तो इसका बनेगा ही। अब देख रहे हैं वर्ब में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे यह मेन वर्ब हो जाएगा, हैज हैव हैड मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ये बात याद रखना है। अगर सेंटेंस में दूसरा मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब बनता है।
तो हैव हैड क्या है, मेन और हेल्पिंग दोनों वर्ब होता है। इस चीज़ों को आप याद रखें कि जो भी होगा वर्ब का है, कहाँ लिखें, लिखने का जगह हो है तब ना लिखें। चलिए देखिए यहीं पे लिख देते हैं V1 V2 V3 V1 प्लस ING, नहीं दिख रहा है, आगे इधर लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं V1 V2 V3 V1 प्लस ING और V1 प्लस SEIS। हैज के विषय में थोड़ा सा जानकारी आप रखें कि हैव जो है वह क्या है, V1 के फॉर्म में है। हैव हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। हेल्पिंग कैसे पहचाने, मेन कैसे पहचाने, तो जैसे डू डज डिड को पहचान करना सिखलाए हैं, उसी तरह से उस डू डज डिड के जगह आप हैज हैव हैड रखेंगे ना तो पहचान में आ जाएगा। वैसे हम आगे इस चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं। हैव, उसके बाद हैड इसका क्या है, सेकंड फॉर्म है। हैड ही इसका क्या है, थर्ड फॉर्म है। हैविंग इसका क्या है, ING वाला। और हैज क्या है इसका, V1 प्लस SES वाला है। तो यहाँ पे जो हमने हैज का यूज किया है, यह हैज कौन सा फॉर्म है, V1 प्लस SES वाला। और हमने पढ़ा था कि V1 प्लस SES वाले को अगर इम्फेटिक में कन्वर्ट करना है तो डज प्लस V1 में चेंज करना होगा। डज प्लस V1, इसका अर्थ यहाँ पे हैज को हमें किस में रखना होगा, हैज को रखना होगा डज में। और इसका V1 क्या होगा, तो हैज का V1 क्या होगा, तो हैज का V1 होता है हैव। हैज का V1 क्या होता है, हैव। तो इसीलिए हम सेंटेंस में यहाँ पे हैज का यूज ना करके हम यूज करेंगे हैव का, और बाकी वही रहेगा। यहाँ हैज को बदलने की जरूरत क्यों था, तो हैज को बदलने की जरूरत इसलिए था कि जैसे ही सेंटेंस में हमने डज का यूज किया, तो पीछे तो हमने पढ़ा है कि डू डज डिड के साथ किसका यूज करते हैं, V1 का। तो इसलिए ये हो जाएगा, बाकी जो बचा वही लिख देंगे ऑप्शन। तो यह इसका इम्फेटिक बन गया। अगर पास्ट में हैड होता तो हैड के बदले किसका यूज करते, हैड के बदले यूज करते डिड, और वह फिर हैड नहीं रहता, V1 में बदलता, तो हैड का V1 क्या हो जाता, हैव। तो इम्फेटिक में भी हम इसका यूज करते हैं। और एक दो चीज और देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। जैसे कोई सेंटेंस हो, जैसे सेंटेंस हो, वर्ब के रिपीटेशन को रोकने के लिए, ये याद रखें, एक्शन को दोहराने से बचने के लिए, यानी एक्शन को दोहराने से, दोहराना का अर्थ हो गया रिपीटेशन से बचने के लिए भी वर्ब डू का यूज किया जाता है। अब देखिए ये है इसका फॉर्म, कहाँ कहाँ हम लोगों ने देखा, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एक तो हमने देखा कि डू डज डिड का प्रयोग टेंस के फॉर्मेशन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। उसके बाद देखा हम लोगों ने कि इम्फेटिक बनाने में नथिंग बट के साथ भी होता है। अब पढ़ रहे हैं कि एक्शन को दोहराना, दोहराने से बचने के लिए, दोहराना लिखा गया, ठीक करना है इसको, दोहराने से बचने के लिए वर्ब डू का यूज किया जाता है। यानी एक्शन हमारा रिपीट ना हो। जैसे नॉन का रिपीटेशन होता है कहीं कहीं पे, तो हम क्या यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन। राम अच्छा लड़का है, राम का पिताजी गांव में रहता है, राम 8वां 10वां 12वां में पढ़ता है। तो ये बार बार जो राम आया, तो पहली बार तो राम ने हमने लिखा और उसके बदले में हम यूज कर लेते हैं ही, तो कहीं हिज। यानी नॉन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से वर्ब के रिपीटेशन को रोकने के लिए डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस देखें, उसके बाद समझ में आएगा कि अब इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद इसे समझाते हैं। जैसे सेंटेंस में देखें आप, कहा जाए कि माय ब्रदर रीड्स इंग्लिश, सो आई रीड इंग्लिश। इन सेंटेंस में क्या चीज हमने रिपीट कर दिया,
कि माय ब्रदर रीड्स इंग्लिश, मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ता है, इसलिए मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। क्या रिपीट हो रहा है? कुछ रिपीट क्या हो रहा है? रीड्स इंग्लिश, रीड्स इंग्लिश, ये रिपीटेशन है। तो इस रिपीट को रोकने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डू, डज और डिड का यूज करते हैं। जैसे देखिए, माय ब्रदर रीड्स इंग्लिश, इसके जगह हम क्या यूज कर दें? आई के साथ हमने पढ़ा था कि किसका यूज होता है? डू का। आई के साथ किसका यूज होगा? डू का। लेकिन थोड़ा सा इन सेंटेंस में, अब सेंटेंस क्या बना कि माय ब्रदर रीड्स इंग्लिश सो आई डू। ये जो डू है, डू का अर्थ क्या हो गया? रीड इंग्लिश हुआ। इस डू का अर्थ क्या है? रीड इंग्लिश। लेकिन इनवर्जन होने के वजह से यह उल्टा चलता है। उल्टा चलता है का मतलब क्या? कि पहले वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट जाएगा, बस कंडीशन यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो सो आई डू ना करके इसके जगह हमें लिखना होगा सो डू आई। अब ये जो सो डू आई है, इसका अर्थ जो पूरा लिखा हुआ सेंटेंस है वही हो जाएगा। तो इस डू का मतलब समझ में आ रहा है कि इस डू का प्रयोग यहाँ पे हमने किसके लिए किया? रीड इंग्लिश के लिए किया। और इन्वर्जन के होने के वजह से आई डू न लिख करके डू आई का प्रयोग कर दिया। तो एक्शन के रिपीट होने के लिए डू, डज, डिड। अगर पॉजेशन का रिपीट होगा तो हैज, हैव, हैड में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ब बी में भी इस चीज़ों को देखेंगे। तो बस यही है, इसे आप याद रखें। आइए कुछ क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं। जितना हमने पढ़ा है उस पे कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या बन पाता है। उस क्वेश्चन को सोल्व करें। इतना देर से मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, तो क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ बन जाना चाहिए। और कुछ ही क्या बनना चाहिए, लगभग लगभग बन जाना चाहिए। अगर आपने रील वाला उंगली नहीं घुमाया है तो नहीं, अगर रील वाला उंगली फिंगर चलाया हो तब तो हाँ, आर या पार ही होगा। देखिए क्वेश्चन, ही डिड नॉट reached there, no error। ही डिड जो है सेंटेंस का ए पार्ट है, बी पार्ट है, यह सी पार्ट है और यह डी पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखें, मोहन एंड सोहन डज नॉट वांट टू गो, नो एरर। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप सोचे कहां पे एरर है, ढूंढें। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। तीसरा, डू यू इस सेंटेंस को देखें। चौथा, इस सेंटेंस को देखें। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस पहला है, ही डिड नॉट रीच्ड देयर। सेंटेंस कह क्या रहा है? ही के साथ हम डिड रख सकते हैं, रख सकते हैं। सेंटेंस में अगर टाइम क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिड तो कहीं भी रखा जा सकता है। तो इसमें कहीं भी टाइम
की बात की नहीं जा रही है, तो इसलिए डिड इसके साथ हो सकता है। नॉट, डिड के साथ नॉट, ये भी ठीक है। लेकिन सेंटेंस के आगे जैसे ही बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि रिच जो है सेंटेंस का क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जबकि हमने पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में डू डज डिड आता है, चाहे पहले आए, सब्जेक्ट से पहले आए या सब्जेक्ट के बाद आए, तो हमेशा मेन वर्ब का फॉर्म जो होगा वो V1 होगा। तो यहाँ पे जो रिच्ड का हमने प्रयोग किया, यह तो गलत हो गया। इसके जगह क्या करना पड़ेगा, रिच का प्रयोग करना होगा। पहुंचना का अर्थ रिच होता है, तो हमने यहाँ पे यूज किया क्या, रिच। ये सेंटेंस का बी पार्ट जो था वो रॉन्ग था। मोहन एंड सोहन डज नॉट वांट टू गो, सेंटेंस में क्या सही होगा कि मोहन एंड सोहन डज नॉट वांट टू गो। हमने पढ़ा कि नाम के साथ क्या लगता है, डज। लेकिन ये भी तो पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसके साथ क्या लगता है, डू। तो नाम यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे नाम कितने हैं, दो। और एंड जो होता है वह कंजंक्शन होता है जो जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति, इन दोनों जोड़ करके क्या एक ही रह पाया, ये तो दो हो गया। और जैसे ही एक से अधिक हुआ तो यह क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट होने के वजह से यहाँ पे डज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, डू का। तो इसका बी पार्ट भी रॉन्ग था। अब देखिए अगला, डू यू नो, डू यू न्यू हिम वेरी वेल। इस सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन बना रहा है। तो क्या सेंटेंस में क्वेश्चन बनाने के बाद या नेगेटिव बनाने में या अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड रहने के बाद क्या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकता है, नहीं। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं हो सकता तो यहाँ पे गलत है, क्या होगा, नो, KNOW, क्योंकि वह न्यू जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था, तो इसलिए हमें यहाँ V1 रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही डज नॉट कम यस्टरडे। आप बताएं इस सेंटेंस में क्या गलती हमने किया है, या सेंटेंस में क्या गलती है, हमने क्या किया, सेंटेंस में क्या गलती है, ये बताना है आपको। तो ही डज नॉट कम यस्टरडे, ही डज नॉट कम यस्टरडे, सेंटेंस का जो फॉर्म है क्या वह प्रेजेंट दिखा रहा है कि पास्ट दिखा रहा है। तो यस्टरडे वर्ड जो है ये बीते हुए कल की बात करता है, और टुमारो जो है वह आने वाले कल की बात करता है। यानी जो समय बीत चुका है वह यस्टरडे में चला जाएगा, जो समय आने वाला है वह टुमारो होगा। तो यस्टरडे हमेशा पास्ट में जाएगा और टुमारो जो है वह आने वाली टाइम हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मेशन है टेंस का वह किसका है, पास्ट का है। अगर यह पास्ट का है तो किसका प्रयोग होगा, पास्ट में यूज होता है डिड का। यहाँ का ए पार्ट रॉन्ग है, इसमें डिड हो जाएगा। और वजह क्या था, सेंटेंस के अंदर यस्टरडे का यूज किया गया था। उम्मीद करते हैं कि जितने भी बेसिक से लेकर के जितनी आवश्यकता थी हमारी, उस आवश्यकताओं को हमने इन सेंटेंसों में बताने की कोशिश की है। और इसका एक एडवांस लेवल हम फिर पढ़ाएंगे वर्ब डू का। यह बेसिक लेवल में हमने पढ़ाया है, इसको पार्ट ए नाम समझे वर्ब डू। अब इसके आगे जो स्टेप होगा वह एडवांस वर्ब डू होगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, जिसमें हम देखेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट को, कॉमन एरर का, और अन्य अन्य तरह के सेंटेंसेज को। उस पर हम लोगों का डिस्कशन होगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।